बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम एंड डीएनए। ये दोनों नाम बहुत मशहूर हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन आज इनका रिश्ता क्या है, ये किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, कंपोजिशन इनकी क्या है, ये सब देखेंगे। सबसे पहले आप देखें, हर जानदार सेल से बना है। सेल का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर डार्कली स्टेनिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं, और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर छोटे छोटे इनके यूनिट्स हैं जिसको हम जीन कहते हैं। ये हमने इनका लिंक पढ़ा है, क्रोमोसोम, जीन। और जीन दरअसल किस चीज़ से बना है? डीएनए से बना है। तो इसलिए इस चैप्टर में हम पहले क्रोमोसोम की थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, शक्ल में क्रोमोसोम कैसे लगते हैं। उसके बाद जीन किस तरह का होता है, जीन का एक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसको समझने से फिर जेनेटिक्स और क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखें, क्रोमोसोम भी बराह रास्त नहीं बनता। एक दफ़ा फिर आप सेल को जहन में रखें। सेल के न्यूक्लियस में हमें हर वक्त क्रोमोसोम नहीं नजर आएगा। नॉन डिवाइडिंग सेल में खास तौर पर ये मटेरियल एक इरेगुलरली स्कैटर्ड नेटवर्क की शक्ल में होगा, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क जब कंडेंस हो जाए, कंडेंस का मतलब क्या है? पैकिंग हो जाए और मोटा विजिबल हो जाए, तब ये क्रोमोसोम कहलाता है। तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन नेटवर्क सेम मटेरियल है। फर्क क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड है, दूसरा डिसऑर्गेनाइज्ड या इरेगुलर है। जो डिसऑर्गेनाइज्ड या इरेगुलर हो वो क्रोमेटिन नेटवर्क है, और जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है इसी की, ये क्रोमोसोम है। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं कि क्रोमोसोम सिर्फ उस वक्त विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला। तो ये ऐसा क्यों है? असल बात ये है, इस मटेरियल की जो फंक्शनल फॉर्म है वो क्रोमेटिन नेटवर्क ही है। तो क्रोमोसोम क्या है? इट इज ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं, इस वक्त जहन में वो आ रही है। इसलिए आप कहीं पिकनिक पे, आउटिंग पे जाते हैं, तो बेड लेकर जाते हैं, तो बेड को घसीटते हुए तो नहीं ले जाएंगे, उसको फोल्ड करेंगे, पैक करेंगे, बेड कवर के अंदर पैक करके ले जाएंगे। तो इससे आपको इसे ले जाने में सहूलत होगी। वहां अपनी मंजिल पर पहुंचे, अब इसको इस्तेमाल करना है तो खोल के बिछाएंगे ना। तो बिछोना जो है वो काबिल इस्तेमाल हालत है, पैकिंग फॉर्म जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म है। तो फंक्शनल फॉर्म है क्रोमेटिन नेटवर्क, और क्रोमोसोम है ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म। अब ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कहा था ना, ये सेल जब डिवाइड होगा तो दो डॉटर सेल्स बनेंगे। आप खुद सोचें, अगर इसको घास फूस की तरह थोड़ा उधर थोड़ा इधर देंगे तो एक को ज्यादा मिलेगा, एक को कम मिलेगा। इसलिए बेहतर क्या है कि पहले इसको यूं पैकेजिंग फॉर्म में लाओ। अब इसको एक दे दो, इसको एक दे दो, तो बराबर तकसीम हो जाएगी। तो इसीलिए सेल डिवीजन के वक्त ये इसलिए अपियर हुआ था क्योंकि इसको नए बनने वाले सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक हो गया जी। अब फर्स्ट करें, क्रोमोसोम बन गया तो हमारे पास इसकी शक्ल कैसी है, पहले इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में हर क्रोमोसोम एक पैकेज्ड नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स या इस तरह की कोई चीज़ है। मोस्ट कॉमनली इसके मरकज में एक गिरह लगी होती है। इस गिरह को कहते हैं सेंट्रोमेयर। लेकिन याद रखना, ये सेंट्रोमेयर हर क्रोमोसोम का इस तरह सेंटर में हो जरूरी नहीं है, आगे हम आपको बताएंगे। जब ये सेंट्रोमेयर है तो इन पार्ट्स को क्या कहेंगे? इन दोनों पार्ट्स को आर्म कहा जाएगा, बाजू। तो अगर सेंट्रोमेयर सेंटर में हो तो दो बाजू होंगे क्रोमोसोम के, और इन बाजू के एंड्स को कहा जाएगा टीलोमेयर्स। टीलो टेल से बना है लास्ट, मेयर टुकड़े को कहते हैं। तो सेंट्रोमेयर इसलिए था कि ये सेंटर में है, टीलोमेयर इसलिए है कि ये एंड पे है। इसी तरह बाज क्रोमोसोम में एक उभरी हुई स्ट्रक्चर हो सकती है, ये जरूरी नहीं है, परमानेंट नहीं। अगर ये उभरी हुई स्ट्रक्चर हो तो इसको जंक डीएनए भी कहते हैं, इसको सैटेलाइट भी कहते हैं।
सैटेलाइट, और ये असल में वो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है जो इस क्रोमोसोम में फंक्शनल नहीं है, किसी और में फंक्शनल हो सकता है। इसके अलावा बाज क्रोमोसोम में एक और कंस्ट्रिक्शन भी होती है, एक और गिरा भी हो सकती है। ये हर एक में नहीं है, कुछ क्रोमोसोम में होती है, लेकिन याद रखना सेंट्रोमेयर हर जगह है। दूसरी गिरा बाज क्रोमोसोम में है, और जब ये हो तो इसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इसको कहते हैं। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में जो जीन्स पाए जाते हैं ये न्यूक्लियोलस बनाने के जिम्मेदार है, इसलिए यहां के जीन्स को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है। अब यहां मैं आपको दो बातें इसको यहां रोक के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप चीज ये देखें, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोलस भी इसका एक रीजन है। न्यूक्लियस के अंदर हर न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस तो मस्ट है, और ये जो न्यूक्लियोलस है आगे इसका काम हमें समझ में आएगा। इसको बनाने वाले जीन इधर होते हैं, किधर? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में, और इसीलिए इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहा है। बाज सेल्स में न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो जिन सेल्स में न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा हो वहां पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी एक से ज्यादा होंगी, लेकिन एक ही क्रोमोसोम पर दो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं होंगी। तो एक क्रोमोसोम पर एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, किसी और क्रोमोसोम पर एक और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगी। तो हर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एक न्यूक्लियोलस को बनाने की जिम्मेदारी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस सेल में जितने न्यूक्लियोलस होंगे उतने सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होंगे, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सारे एक क्रोमोसोम पर नहीं होंगे। अच्छा, क्योंकि इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा है तो इसकी वजह से बाज औकात सेंट्रोमेयर को भी बाज औकात प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ यहां पर? गिरा लगना। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमेयर को कहा जाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किसी भी जगह हो सकती है, और उसका काम न्यूक्लियोलस बनाने वाले जीन को संभाल कर रखना है। ठीक हो गया जी? अच्छा, एक तो ये हो गया हमारा क्रोमोसोम की सरसरी जाहिरी शक्ल। अब यहां पर एक और काम करना है, क्योंकि जितने डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं वहां क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं। पेयर में होने की वजह से उनको हम होमोलोगस पेयर कहते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा नुकता और, जो सेंट्रोमेयर है उसके इस तरफ और इस तरफ कुछ अलग प्रोटीन जुड़े होते हैं। इन प्रोटीन को कहा जाता है काइनेटोकोर्स, और काइनेटोकोर ये वो जगह है जहां माइटोटिक अपरेटस के धागे आके अटैच हो जाएंगे। उस धागे को अटैच होने वाले धागे को काइनेटोकोर कहते हैं। जिस पॉइंट पर ये अटैच होते हैं उसको भी काइनेटोकोर कहते हैं। तो काइनेटो बना है हरकत से, कोर ब्रांच या पार्ट को कहते हैं। तो मैं दोबारा बताता हूं, सेंट्रोमेयर के दोनों साइड पर कुछ इजाफी प्रोटीन्स लगे होते हैं जिनको काइनेटोकोर्स कहते हैं। ये वो जगह है जहां सेल डिवीजन के वक्त माइटोटिक अपरेटस के काइनेटोकोर्स अटैच होंगे। तो काइनेटोकोर दो हुए, जो धागा अटैच हो रहा है वो भी काइनेटोकोर, और सेंट्रोमेयर के जिस जगह ये अटैच हो रहा है वो भी काइनेटोकोर। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब दूसरी बात हम क्या ध्यान में रखें कि मैंने कहा एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, और यहां पर आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए कि जिसको हम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये इनके बारे में दो बातें याद रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये इस तरह पेयर में सिर्फ मियोसिस में बनते हैं। अगर मियोटिक सेल डिवीजन होगी तो फिर सेल डिवीजन के वक्त पेयर बनेंगे, आमतौर पर पेयर नहीं बनेंगे। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि इन दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स के जरिए एक दूसरे के करीब जरूर खड़े हैं, लेकिन फिजिकली इन कांटेक्ट नहीं है।
तो ये इस पॉइंट को मैं जोर क्यों दे रहा हूं, बाज़ औक़ात आपको कोई क्रोमोसोम इस तरह भी नजर आ सकता है जुड़ा हुआ, तब आपने इसको और इसको एक नहीं समझना है। ये होमोलोगस पार्टनर्स हैं, जबकि ये क्या है, ये एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपियां हैं। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम की खूबी या पहचान ये है कि उनका सेंट्रोमेयर एक ही है, कॉमन सेंट्रोमेयर से ये जुड़े हुए हैं। तो फर्क करेंगे ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको अच्छी तरह ज़हन में रखना होगा। अगर आपको कहीं दो डायग्राम्स नजर आए इस तरह की, एक डायग्राम में दो एक जैसे क्रोमोसोम फिजिकली इन कांटेक्ट हैं, तो इनको आप दो क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, बल्कि एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुआ है। ये डुप्लीकेशन सेल डिवीजन के वक्त हुई है, और इस वक्त इन दोनों को मिलाकर हम एक ही क्रोमोसोम कहेंगे, और इसके एक पार्ट को क्या कहेंगे, तब क्रोमेटिड कहेंगे। तो आफ्टर डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन, each chromosome consists of two chromatids, and both chromatids are physically attached with each other by centromere. अगर सेंट्रोमेयर के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपियां हैं, दोनों को मिलाकर एक ही क्रोमोसोम कहा जाएगा, और उसके एक एक पार्ट को क्रोमेटिड कहेंगे। लेकिन अगर इस तरह से कोई क्रोमोसोम आमने सामने खड़े हैं लेंथ वाइज, और फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं है, तो हम इनको क्या कहेंगे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। और अगर होमोलोगस क्रोमोसोम कभी पेयर बनेगा तो फिर इस तरह से बनेगा। अब ये क्या कहेंगे, ये दोनों एक क्रोमोसोम, ये दोनों एक क्रोमोसोम, लेकिन ये चारों मिलकर होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दो क्रोमेटिड्स, ये दो क्रोमेटिड्स। तो खास तौर पर मियोसिस के वक्त उनकी हालत ये हो जाती है। ये फर्क समझ में आ गया? अच्छा, अब हम आते हैं इसके एक और पहलू की तरफ। इस क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या है, ये बहुत जरूरी है बेटा। क्रोमोसोम किस चीज से बना है? कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बना है। इसमें मेन चीज है डीएनए, जो है 40%, और दूसरा है प्रोटीन्स, ये है 60%। यानी हर क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना है। आरएनए इसमें नहीं होता है, वो अभी तो थोड़ी देर के लिए होगा, अलग हो जाएगा, वो परमानेंट पार्ट नहीं है। तो क्रोमोसोम कंसिस्ट्स ऑफ 40% डीएनए एंड 60% प्रोटीन। फंक्शन को भी याद रखें तो डीएनए को कहा जाएगा मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी काम करने वाला मॉलिक्यूल डीएनए ही है। तो फिर प्रोटीन क्या है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट और इट सपोर्ट्स डीएनए, ये डीएनए को सपोर्ट करता है। यहां एक सवाल उठेगा, काम का जो मॉलिक्यूल है वो तो 40% है, और उसकी मदद करने वाला 60%, ऐसा क्यों है? तो इसकी मिसाल समझ लें। कोई वीआईपी शख्सियत हो तो उसकी हिफाजत के लिए गार्ड ज्यादा होंगे या वो वीआईपी ज्यादा होंगे? वीआईपी तो एक ही होगा, उसके गिर्द कई गार्ड होंगे ना, तो वो ज्यादा होता है। ये सपोर्ट करने वाला ज्यादा इसलिए होना चाहिए। तो ये है। अब ये दोनों किस तरह से। अच्छा, एक और चीज, प्रोटीन कौन सा, ये भी मखसूस है, इसको कहा जाता है हिस्टोन, और हिस्टोन इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है ये? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। हिस्टोन इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और आपको मालूम है ग्लोब्यूलर प्रोटीन जितने भी होते हैं इस तरह से, या बिल्कुल गोल होते हैं या गोल जैसे होते हैं, लेकिन लंबे नहीं होते। ठीक हो गया? फिर अब उन दोनों को मिलाते हैं, मिला के यहां से शुरू करेंगे, आखिर में आपको क्रोमोसोम तक बना के छोड़ेंगे। तो हमें मालूम है डीएनए इज अ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल। डीएनए दो स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है और हेलिकल मॉलिक्यूल है। हेलिकल क्यों कहते हैं? ये इस तरह सीधा नहीं है, ये तो इस तरह से हेलिक्स की फॉर्म में, इस तरह है। एक्चुअली हम समझने के लिए इसको यूं दिखाते हैं।
ये हो गया हमारा डीएनए। और हिस्टोन कहाँ मौजूद है? हिस्टोन के 9 मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें से 8 मॉलिक्यूल इधर जमा है, 4 ये हो गए और 4 इनके पीछे, 8। इन 8 के गिर्द डीएनए 2 चक्कर लगाता है। एक चक्कर, सॉरी मैंने दोबारा कर दिया, दूसरा चक्कर, और फिर ये आगे बढ़ता है। 2 दफा इसके गिर्द लिपटने के बाद डीएनए समझो सीधा होके आगे बढ़ा। आगे जाके एक खास डिस्टेंस पर फिर इसी तरह के 8 हिस्टोन इधर होंगे और इनके गिर्द फिर डीएनए 2 चक्कर लगाए गए। ये हिस्टोन और ये डीएनए दोनों को मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। अच्छा, एक और सवाल उठेगा जहन में, क्या ये अलग नहीं हो सकते? नहीं होंगे अलग, क्योंकि डीएनए के ऊपर फास्फेट ग्रुप है ना, उसमें फास्फोरस है, वो फास्फेट ग्रुप नेगेटिवली चार्ज है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहां इन दोनों को अलग नहीं होंगे, ये परमानेंट है। अच्छा, दूसरा ये भी याद रखना है, 2 न्यूक्लियोसोम्स या कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के दरमियान जो डीएनए है, इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। लिंकर डीएनए ओवरऑल इस मॉलिक्यूल को यहां भी डीएनए है, लेकिन 2 न्यूक्लियोसोम के दरमियान जो डीएनए है, इसको क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए के बीच में भी एक हिस्टोन होता है। अब मैं दोबारा बताता हूं आपको, मैंने कहा था हिस्टोन के 9 मॉलिक्यूल हैं, 9 में से 8 मॉलिक्यूल इधर हैं न्यूक्लियोसोम में, जबकि एक मॉलिक्यूल बीच में है। तो ये टोटल 9 हो गए, 8 ये, 1 ये, 9। और इस हिस्टोन को लिंकर हिस्टोन कहा जाता है। तो बीच वाले डीएनए को लिंकर डीएनए, और बीच में जो लिंकर डीएनए के साथ लगा हुआ एक हिस्टोन का मॉलिक्यूल है, वो लिंकर हिस्टोन कहलाएगा। ठीक, यहां एक आम मिसाल आप ज़हन में रख सकते हैं। बिजली के तार तो आपने देखे, और बिजली के तार को उठा के किसने रखा है? खंभों ने। बिजली के खंभे ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, और डीएनए वो तार है। तो बिजली तार से आती है ना, खंभों से सिर्फ सपोर्ट मिलती है। और आप एक और चीज नोट करें कि 2 खंभों के दरमियान का फासला यूजुअली अगर कोई रुकावट नहीं हो तो बराबर होता है। तो ये एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के दरमियान फासला भी बराबर है। कितना फासला है? 200 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। यानी यहां से लेकर ये जो डीएनए है, डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड्स का मजमुआ है। हम कह सकते हैं हर 200 न्यूक्लियोटाइड पेयर के बाद एक न्यूक्लियोसोम। इसके बाद मतलब है यहां से आगे भी 200 न्यूक्लियोटाइड पेयर के बाद फिर एक हिस्टोन आएगा, एक न्यूक्लियोसोम आएगा। तो ये फासला बिल्कुल बराबर है, हिसाब किताब बराबर है, इसीलिए इसमें कभी कोई ऐसी खराबी नहीं आती है। वरना क्या होता है? तो जरा देख लें, मैं एक मिसाल बताता हूँ, आपको समझ में आएगा इतनी एहतियात क्यों है। तो मिसाल ये है, आपने दर्जी जो सिलाई में इस्तेमाल करते हैं धागा, वो किस तरह से होता है? एक रील में लिपटा हुआ है, और रील में इतनी खूबसूरती से लिपटा हुआ है कि उसके उलझने का कोई चांस नहीं है। धागा एक ही है, लेकिन इतना बड़ा है कि वो कई जोड़े कपड़े सीता है, धागा नहीं उलझता है। अगर रील में इस तरह ऑर्गेनाइज नहीं करता वो धागा, तो यूं ही रख लेता, तो उसका काम कैसे चलता? थोड़ा सा मशीन चलाया, मशीन पूरा खींच के ले आती है और धागा उलझ जाता, नुकसान अलग, काम अलग जाया। यहां भी इसका काम भी बहुत अहम है। काम तो इसने करना है, डीएनए ने, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करके कौन रख रहा है? हिस्टोन प्रोटीन्स रखते हैं। इतने एहतियात से पैकिंग की गई है। तो इसके बाद आगे एक और चीज देखेंगे। यहां एक चीज आपने याद रखना है, ये जो डीएनए की 2 स्ट्रैंड का फासला है ना, ये 2 नैनोमीटर है, 2 नैनोमीटर। और जब ये
इसके समेत आप फासला देखेंगे न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों का फासला होगा ये 10 नैनोमीटर। अब इससे आगे इसकी कॉइलिंग पैकिंग होगी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जल्दी खत्म कर लूँ, कोई जल्दी तो नहीं है, तो मैं इसको खत्म कैसे करूं? सबसे पहले हमें ये नजर आएगा एक चेन में, क्योंकि सेल के अंदर स्पेस बहुत लिमिटेड है। सेल के न्यूक्लियस में ये पाया गया है, जगह कम है, और डीएनए तो लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है, तो एक डीएनए यूं लंबा है, इसलिए उसकी पैकिंग जरूरी है। पैकिंग कैसे की गई? पहले इन न्यूक्लियोटाइड्स को करीब लाया गया। करीब लाने से ये मोटा होकर कितना हो गया? 10 नैनोमीटर। बताया ना ये। फिर इसको क्या किया आपने? मजीद कॉइल किया, यानी ये इस तरह से था, आपने इस तरह से कॉइल किया तो और मोटा हो जाएगा। मोटा होके हो जाएगा ये तकरीबन 30 नैनोमीटर। फिर ये मोटा 30 नैनोमीटर का मजीद आप कॉइलिंग करें, कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग करें, कॉइलिंग, फोल्डिंग, स्पिनिंग सब कुछ हो रहा है। देखिए फोल्डिंग ये है, कॉइलिंग ये है, और इसको मजीद बारीक करो तो स्पिनिंग है। तो इसमें तीनों चीजें होंगी। जो ये कॉइलिंग, फोल्डिंग ज्यादा हो जाती है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। पहले 30 सेंटीमीटर था, 30 नैनोमीटर था, फिर जब ये इतना मोटा हो गया, इसको मजीद आपने कॉइल किया इस तरह से, तो ये बढ़कर हो जाता है तकरीबन 300 नैनोमीटर। फिर इसको यहां से फोल्ड करो, 300 नैनोमीटर ये, 300 नैनोमीटर ये, और बीच में थोड़ा सा गैप, इसलिए दोनों को मिलाकर ये हो जाता है 700 नैनोमीटर। जब 700 नैनोमीटर हो जाए तो इसको कहते हैं क्रोमेटिड। अच्छा, अब क्योंकि हमने बताया था कि रेप्लिकेशन के बाद ये हमारा डीएनए 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाता है इस तरह से, ऐसे, तो 700 नैनोमीटर ये है, 700 नैनोमीटर ये है, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1400 नैनोमीटर, बल्कि इससे भी थोड़ा ज्यादा होगा, बीच में गैप भी। जब ये 1400 नैनोमीटर थिक हो गया, अब इसको क्रोमोसोम कहेंगे। अब ये विजिबल होगा, इससे पहले नजर नहीं आएगा। ठीक हो गया बेटा? तो इस तरह से हमने क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी भी देखी, उसकी कंपोजिशन भी देखी, और उसके पैकिंग का थोड़ा सा आइडिया भी लिया। ठीक हो गया?